हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू अमेजिंग फिजिक्स वर्ल्ड। यस, हम क्या बात कर रहे हैं यार, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कौन सा लेक्चर है? ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये थर्ड लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस दो लेक्चर्स को आपने बड़े अच्छे से देखा होगा और दोनों के दोनों ही लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में हम लोगों ने बात किया था, क्या बात किया था, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी फटाफट रिकैप लेते हैं। पहले के जो एप्लीकेशन, पहले के जो लेक्चर्स थे, उन लेक्चर्स में हम लोगों ने किस चीज को लेकर बात किया था? उन लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई ओस्टर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला था कि अगर कंडक्टर वायर लोगे, कंडक्टर वायर में करंट को अगर फ्लो करोगे तो अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता। क्या बोला था उसने? यस, उसने कहा था कि अगर एक कंडक्टर वायर लोगे और वायर को अगर क्या करोगे, करंट फ्लो करोगे तो अपने सराउंडिंग को एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था किसने? ऐसा कहा था ओस्टर्ड ने। फिर ओस्टर्ड की बात को सुन के सारे साइंटिस्ट लोग पागल हो गए, बोले कि अरे तो चमत्कारी ये आविष्कार है। मतलब एक ऐसा इन्वेंशन था कि जो बहुत लोगों को बहुत सारा एप्लीकेशंस के बारे में वो कर दिया कि यस, इससे बहुत सारा चीज बना सकते हैं। तो क्यूरियोसिटी लोगों के बीच में बढ़ गई। तो इस बीच कुछ साइंटिस्टों को क्या लगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा करंट के पास करने से, क्या बोला मैं, अगर करंट के पास करने से किसी कंडक्टर के सराउंडिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। मैग्नेटिक फील्ड एक क्या है? सदिश राशि है। तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड का पर्टिकुलर क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो आधे साइंटिस्ट लोग डायरेक्शन के पीछे भाग गए और आधे साइंटिस्ट किसके पीछे भाग गए? आधे साइंटिस्ट उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए भाग गए। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को निकालने के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा तो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करूंगा। ठीक, जो सेकंड जो लेक्चर था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज क्योंकि सेकंड लेक्चर से ही आप क्या कर सकते थे, क्योंकि ये जो कंटेंट दे रहा हूं कंप्लीटली डेडिकेटेड है एकेडमिक और कॉम्पिटिशन कंटेंट है। कौन सा कंटेंट है? डेफिनेटली कंपटीशन कंटेंट है, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? 12th प्लस जी और नीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ड्रॉपर भी हैं तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि सारी चीजों को मैं अच्छे से क्लेरिफाई कर रहा हूं, अच्छे से मैं क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप बहुत इंजॉय करने वाले होंगे मेरे साथ इन लेक्चर्स को समझने के लिए। ठीक, तो आज के सेशन में अभी तक हम लोगों ने डायरेक्शंस के बारे में बात किया। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? यस, अब हम बात करने वाले हैं मैग्नीट्यूड के लिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं बायोसेवर्ट्स और उसके एप्लीकेशंस। बिलीव मी, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है ना, जेईई मेंस का भी अभी निकाल के दिखा दूंगा मैं इसी सेशन में। यस, इसी सेशन में, इस सेशन मतलब आज के पीरियड में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसी सेशन में मतलब आने वाले लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में आप देखेंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में आप ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो निकाल रहा है ना, वो जेईई मेंस, एडवांस, नीट में इतने सारे क्वेश्चंस हैं। मैं बाय डेट आप लोगों को दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा मैं? बाय डेट आप लोगों को दिखा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप एकदम तैयार होंगे आज के सेशन को पढ़ने के लिए और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के क्लास को कैरी ऑन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। चलिए फटाफट हम कैरी ऑन कर लेते हैं। तो आज का जो सेशन है वो है बायोट-सेवर्ट लॉ। प्लीज पे मोर अटेंशन, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट्स लॉ, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना है कि बायोसेवर्ट्स का जो लॉ था ना वो एक लिमिटेशंस को फॉलो करता था। क्या कह रहा हूं मैं? यस, बायोसेवर्ट्स का जो लॉ है वो कंप्लीटली डेडिकेट अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कुछ लिमिटेशंस को फॉलो करता था। तो लिमिटेशंस क्या है? वो लिमिटेशंस क्या है मैं आपको समझाता हूं। वो लिमिटेशंस क्या है? वो लिमिटेशंस है करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। ठीक, बहुत बढ़िया। कब? 1820 में बायोसेवर्ट्स ने अपना स्टेटमेंट दिया था। 1820 में बायोसेवर्ट्स ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपके पास एक वायर है, हमने बोला यस वायर है, क्या आप इसमें आई करंट फ्लो कर देंगे? बोले, हमने बोले यस आई करंट फ्लो कर देंगे। अगर आपके पास एक वायर है, उस वायर में अगर आप आई करंट पास कर देते हैं तो उससे इतना डिस्टेंस पे, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस पे वो इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हमने बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर हमने पूछा कि कैसे? अरे यार थोड़ा सोचे। हाँ, बायो, सबसे पहले हमने क्या बोला था? ओस्टर्ड ने क्या बोला? ओस्टर्ड ने तो आधी बात बताई और आधी बात तो उन्होंने बताई नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? एक वायर है, वायर में करंट फ्लो करोगे तो अपने सराउंडिंग को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक,
आधे साइंटिस्ट क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन के पीछे लग गए। तो आधे साइंटिस्ट क्या किए, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेते। तो उसी में से बायो सेवर्ट ने निकाला। तो बायो सेवर्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया ना तो उनको एक बात क्लिक की, यार हम जो वायर यूज करते हैं क्या वो एकदम इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट होता है? मतलब हम जो वायर यूज करते हैं वो एकदम स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है? नहीं, वो सीधा तो नहीं होता है, वो तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता। तो यहाँ पे उनकी एक बात क्लिक कर गई। उनकी बात क्या क्लिक की पता, अगर मैं वायर की बात करूँ ना तो ये वायर की बात करूँ, क्या ये वायर सीधा है? यार ये वायर सीधा है। अगर हम तो वायर तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वायर जो कंप्लीटली यूनिफॉर्म नहीं है, कंप्लीटली स्ट्रेट यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये जो वायर है वो कंप्लीटली सीधा नहीं था, ये वायर सीधा नहीं था। तो ओस्टर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या बोला था कि भैया अगर करंट फ्लो करोगे ना तो ये अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक एक सर्टेन पॉइंट पे ही होगा? डेफिनेटली सर्टेन पॉइंट पे होगा। लेकिन अगर मुझे पूरे होल वायर का निकालना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वायर का डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे वायर का डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे वायर का डायरेक्शन अलग है, हर जगह पे वायर का डायरेक्शन अलग अलग था। हर जगह पे वायर क्या था, टेढ़ा मेढ़ा था। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। किस तरीके से, आप बात को समझने की कोशिश करना। ये अपने सराउंडिंग किस तरीके से बनाएगा, अपनी सराउंडिंग इस तरीके से बनाया, ये अपने सराउंडिंग इस तरीके से बनाएगा, ये अपने सराउंडिंग इस तरीके से बनाएगा। यार मैं जो मैग्नेटिक फील्ड जो अज्यूम किया था वैसा तो बिल्कुल बना नहीं रहा, जैसा बायो सेवर्ट ने मुझे बोला था उस हिसाब से तो बन ही नहीं रहा है, उस हिसाब से तो बन ही नहीं रहा है। ये तो टेढ़े मेढ़े बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं, ये तो टेढ़े मेढ़े बना रहे हैं यार, तो दिक्कत हो गया, मैं कैसे करूं। तो यही प्रॉब्लम फेस किया था सबसे पहले बायो और सेवर्ट ने। तो उन्होंने ना जब अपना स्टेटमेंट देने से पहले एक बात क्लेरिफाई कर दिया कि मेरा स्टेटमेंट अप्लाई कर दो, मेरा स्टेटमेंट अप्लाई कर दो, अप्लाई उस कंडीशंस में करना, अप्लाई उस कंडीशंस में करना जिस कंडीशंस में आपके पास करंट एलिमेंट हो। तो हमने पूछा कि सर व्हाट इज द करंट एलिमेंट, हमने पूछा कि सर करंट एलिमेंट क्या है। तो उन्होंने बोला एक ऐसा वायर, एक ऐसा वायर जो अपने सराउंडिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड। करंट अगर एक जैसा फ्लो होगा तो एक जैसे ही तो बनाएगा? नहीं नहीं, डिफरेंट है। बात को समझने की कोशिश करें, बात को समझने की कोशिश करें। मैं दो चीजों को लेकर आपको समझा दूंगा। अगर मेरे पास वायर ऐसा है, अगर मेरे पास वायर ऐसा है और वायर ऐसा है और वायर ऐसा है, तो आप देखेंगे कि अगर इसको अगर मैं छोटा सा पार्ट अगर लेता हूं तो ये इसका एक्सिस ये बन रहा है, ये छोटा सा पार्ट लूंगा तो इसका एक्सिस ये बन रहा है, छोटा सा पार्ट लूंगा तो इसका एक्सिस ये बन रहा है, छोटा सा पार्ट लूंगा तो इसका एक्सिस ये बन रहा है। तो अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो इसका एक्सिस ये बन रहा है, यहाँ पे लूंगा तो ये इसका एक्सिस बन रहा है, यहाँ पे लूंगा तो ये इसका एक्सिस बन रहा है, और तो एकदम यूनिफॉर्म्ड है। बात समझ में आ रहा है? तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट बोला था कि मेरा स्टेटमेंट वहीं पे अप्लाई करना जहाँ पे वायर एकदम यूनिफॉर्म्ड हो, जहाँ पे वायर एकदम सीधा हो। तो हमको क्लिक किया कि यस यार उनका कहना सही था, क्योंकि अगर वायर टेढ़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, टेल्ड करेगा, मुड़ते रहेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड मुड़ता रहेगा तो जो इफेक्टिव वैल्यू चाहिए वो हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा। तो हो सकता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्मली चाहिए वो हमको यूनिफॉर्मली नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला कि छोटा सा वायर, वायर का वो छोटा सा छोटा पार्शियल पार्ट, वायर का वो छोटे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट जो यूनिफॉर्म हो, जो एकदम सीधा हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। उसी को क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। मतलब करंट एलिमेंट कितने कितने होंगे एक वायर में, लॉट्स ऑफ करंट एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे करंट एलिमेंट होंगे। और बोला है कि डायरेक्शन बेस्ड होगा। ये क्या बोला, डायरेक्शन बेस्ड होगा। तो हमने पूछा कि करंट एलिमेंट को आप डायरेक्शन बेस्ड बोल रहे हैं तो उसका डायरेक्शन बताओ। हमने बोला कि करंट एलिमेंट को अगर आप डायरेक्शन बेस्ड बोल रहे हैं तो इसका डायरेक्शन बताओ। तो उन्होंने बोला कि करंट एलिमेंट को अगर डायरेक्शन बेस्ड ले लो ना तो इसका जो डायरेक्शन होगा उसको आप काउंट करें। तो हमने बोला यस, डायरेक्शन को काउंट कराओ। तो वो बोले कि इसका डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा होगा। क्या बोले उन्होंने, यस। याद करो गॉसेस थ्योरम में हमने पढ़ा है। याद करें, अगर आपने गॉसेस थ्योरम पढ़ा होगा ना तो वहां पे अपन कभी भी कंप्लीट एरिया लेते हैं। कंप्लीट अगर एरिया लेते हैं तो एरिया को हम स्केलर मानते हैं, वेक्टर नहीं मानते हैं। एरिया को हम अदिश मानते हैं, सदिश नहीं मानते हैं। लेकिन एक जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे एक सर्टेन क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो हम उस छोटे से पार्ट को क्या मान लेते हैं, वेक्टर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो हर जगह पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी वायर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसका डायरेक्शन सेम हो, मतलब जो एकदमली मतलब स्ट्रेट हो, कंप्लीटली क्या होगा, स्ट्रेट होगा, दिस टाइप ऑफ वायर इज कॉल्ड करंट एलिमेंट।
कहीं आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पॉइंट बी नोटेड, कहीं आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पूछेगा, क्या पूछेगा कि करंट एलिमेंट के बेसिस पे टेल्ड करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव कंटेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एकेडमिक में भी पूछ सकता है, लेकिन कभी भी करंट एलिमेंट का डेफिनेशन नहीं पूछा हुआ। लेकिन जब आप क्वेश्चंस को बनाना चालू करेंगे ना, तब आपको एक बात क्लिक करेगा कि यस यार, हमको तो छूट रहा था एक इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं करंट एलिमेंट। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वायर डिफाइन कैसे करेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वायर विच प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट। क्या बोल दिया? यस, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वायर विच प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करता है तो वो क्या कराएगा? करंट एलिमेंट कराएगा। क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा? नहीं कर रहा, क्योंकि ये अपना जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को डिफ्लेक्ट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया कि इसको डिफ्लेक्ट करेगा। तो हमको एक ऐसा पार्ट चाहिए जो क्या करेगा? एक जैसा बनाता रहेगा। अगर हिंदी में इसका डेफिनेशन सुनना चाहते हैं तो बहुत आसान है, सिंपल है। किसी चालक तार का वह छोटे छोटा भाग जो अपने चारों ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए, उसके चुंबकीय क्षेत्र को कोई विक्षेपित ना कर पाए, तो उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। बहुत कम जगह इस चीज को अपने को पढ़ने मिलता है, लेकिन बहुत इफेक्टेड पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लिक कर गई होगी। तो यस करने का है, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है बच्चा, चलती का नाम जिंदगी है। तो फटाफट भागने का है, फटाफट भागने का है। तो चलिए, आपको करंट एलिमेंट समझ में आ गया। तो 1820 में बायोसेवर्ट्स ने बोला कि आप जो है ना एक करंट एलिमेंट लो। आप अगर एक वायर ले लेते हैं, सपोज इस तरीके का एक वायर ले लेते हैं, इस तरीके का एक वायर ले लिया और इसमें करंट पास कर रहे हैं। इस तरीके का एक वायर ले लिया और इस वायर में आप करंट पास कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, बहुत से बुक में आप देखेंगे कि वायर हमेशा टेढ़ा रहता है। रीजन क्योंकि वो यहाँ पे शो करना चाहते थे किसको? वो यहाँ पे शो करना चाहते थे करंट एलिमेंट को। तो मुझे करंट एलिमेंट बनाना, तो करंट एलिमेंट को बनाने का सबसे आसान तरीका, और करंट एलिमेंट को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। तो याद रखना, द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग करंट इन द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वायर। क्या कह रहा हूँ? यस, करंट एलिमेंट को अपन एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट इज करंट एलिमेंट ठीक है। करंट एलिमेंट का मीन्स क्या होगा? करंट एलिमेंट मीन्स आप ये बोलेंगे, द फ्लोइंग करंट इन अ वायर विच द डायरेक्शन विच द स्मॉलेस्ट पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एलिमेंट में ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है। इसका डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। धारा की दिशा में इसकी दिशा होती है, जबकि करंट क्या होता है? स्केलर होता है। करंट स्केलर क्यों होता है? ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। वो एल्जेब्रिक सम को क्या करता है? फॉलो नहीं करता है। वो किसको फॉलो करता है? वो फॉलो करता है एल्जेब्रिक सम को, बिल्कुल फॉलो नहीं करता। वो सिर्फ फॉलो करता है, वो वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता, वो एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है, इसीलिए उसको स्केलर बोलते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कस किए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो आप जरूर देखना, उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। तो सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, जिस साइड करंट का डायरेक्शन होगा वो, इनको मिला के हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पे अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो आई का डायरेक्शन वही होगा, सेम एज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिस दिशा में धारा का प्रवाह होगा उसी दिशा में डीएल का डायरेक्शन होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो एलिमेंट का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चा कि अगर एडवांस के कुछ क्वेश्चन को आप उठा के देखोगे ना, तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, ठीक। चलिए, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। और देखें, जैसे यहां पे अब मुझे डायरेक्शन को शो करना है, अब मुझे यहां पे डायरेक्शंस को शो करना है। ये ऐसा एक्सिस क्यों बना है? ठीक है, ये एक्सिस को बनाया मैंने,
ठीक है, ये एक्सिस को डिफाइन कर रहा है, ये जो लाइन है वो एक्सिस को डिफाइन कर रहा है। तो इसमें करंट एलिमेंट मुझे मिल गया कि करंट एलिमेंट क्या होगा, ये होगा करंट एलिमेंट, ये जो पार्ट होगा ये करंट एलिमेंट होगा, दिस पार्ट आर करंट एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो स्मॉलेस्ट अगर इसका होल लेंथ अगर एल होगा तो स्मॉलेस्ट लेंथ कितना हो जाएगा, डीएल। हम जानते हैं सारी चीज़ों को, तो ये होगा स्मॉलेस्ट लेंथ डीएल। ठीक है, तो मुझे डीएल से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या करना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और इस जगह पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। याद रखना मैं पूरे इसको नहीं लेके चल रहा हूँ, पूरे इसको नहीं लेके चल रहा हूँ। अगर आपको कोई पूछेगा डीएल का डायरेक्शन, तो सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लिक कर गया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लिक कर गया। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मुझे इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है। मुझे इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो जो मेरा वैल्यूज होगा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक, तो आप लिखेंगे बायोसेवर्ट्स लॉ डिपेंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। अच्छा, एक और चीज भी बता दूं, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा क्या आउटवर्ड होगा? सिंपल, हमने बनाया है यार, हमने बनाया है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते ही आपको पाम रूल याद होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन बोलते ही आपको पाम रूल याद होना चाहिए। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर होगा, इनवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड होगा। तो क्रॉस लगाने का मेन प्रायोरिटी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड उधर नहीं बन रहा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होता है सर, नहीं समझ में आता यार। मैंने एक ना एप्पल रखा हुआ और यहाँ से गन लगा रहा हूँ ऐसे करके, क्या बोला मैं, यस, सामने एप्पल रखा हूँ, यहाँ से गन तान दिया, तो एप्पल पे जो मेरा पॉइंटर बनेगा ना, दैट इज माय ऑब्जर्वेशन पॉइंट। वो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो मेरा टारगेट है। मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट आल्सो नोन एज ए टारगेट, लेकिन टारगेट एक ऑड वर्ड हो जाता है ना, तो इसलिए हम वो पॉइंट क्या यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और मान लो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डीएल है। डिस्टेंस क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, स्मॉल आर। डिस्टेंस क्या ले लिए, स्मॉल आर ले लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब हमको इस पॉइंट पे क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब पार्ट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो भी छोटा होगा। बात समझने की कोशिश करो, उन्होंने कहा था कि अगर करंट फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा कि वीक प्रोड्यूस होगा, ये किसने बताया था यार? अगर पार्ट स्मॉल है ना, अगर जो करंट एलिमेंट स्मॉलर है, तो जो अपने सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो भी तो स्मॉलेस्ट बनाएगा ना। तो क्या था जो फर्स्ट पॉइंट था, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडिंग सम फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, द induced magnetic field are depending some factors. The first factors are, इसमें आप स्टेटमेंट को लिख लेंगे, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीवी। हम अभी क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कैसे सर, कैसे यार, ओस्टर ने क्या बोला है, करंट फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो कितना करंट फ्लो करोगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल ना, स्ट्रॉन्ग करंट देन द स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वीक करंट वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो डिपेंड क्या करता है यार, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो इससे कहानी क्लिक कर गया, तो हमको समझ में आ गया कि डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब अगर करंट अगर बढ़ता जाएगा ना, तो आई का वैल्यू भी क्या होगा, डीवी का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फर्स्ट फैक्टर, तो आप यहाँ पे लिख लेना, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। मैं लिख दूं, चलो मैं लिख दे रहा हूं, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट डिपेंड किस पे करता है, सेकंड पार्ट यार, करंट एलिमेंट छोटा एलिमेंट है, सराउंडिंग छोटा मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा एलिमेंट है, सराउंडिंग मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है ना यार, नहीं समझ में आ रहा क्या यार, छोटा पार्ट है तो अपने सराउंडिंग कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा,
छोटा झोला, छोटा सामान। मेरे पास एक छोटा सा बैग है, उस बैग में कितने एप्पल पकड़ेंगे यार? उस बैग में जो है ना 10 एप्पल आ रहे हैं क्योंकि बैग छोटा है। बड़ा बैग है 20 एप्पल, और बड़ा बैग है 50 एप्पल, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द करंट एलिमेंट। डिड यू नो दैट? तो हमको क्या समझ में आ गया? द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड directly proportional to the current element और smallest part of the wire। क्या लिख सकते हैं? smallest part of the wire। तो क्या हो जाएगा? dB directly proportional to dl, इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद करता हूं यहां तक बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। थर्ड, और कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? ये आप सोचना बायोसेवर्ट का काम खत्म है यार, हम बनाएंगे, हम उनसे बेस्ट बनाने वाले हैं। देखते जाएं, हम उनसे बेस्ट चीज बना के देंगे अभी, ठीक है? बायोसेवर्ट ने स्टेटमेंट दिया था, चलो ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रैक्टिकल बेसिस पे एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि यार एक वायर छोटा सा है, एक स्मॉलेस्ट वायर है, इसे सर्टेन डिस्टेंस पे कुछ एंगल पे क्या कर रहा, हम 90 पे भी ले सकते थे, लेकिन हम सर्टेन एंगल पे भी वेरी करेगा तो एंगल ले लिए, ठीक है? और इसमें आई करंट पास किए। तो जब करंट को पास कर रहे हैं ना, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से इफेक्टेड, और हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर करंट को रेज कर रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रेज। बट करंट, और जैसे ही अपन क्या कर रहे हैं, और ये तो समझ में आ गया, तो प्रोपोर्शनल लिख लिए। अब हमको समझ में आया कि अगर अपन करंट एलिमेंट को भी अगर रेज करते हैं ना, इसके साइज को भी रेज करते हैं ना, इसके लेंथ को भी अगर रेज करते हैं ना, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रेज। तो हमने उसको भी पॉइंट आउट किया। अब हमने थर्ड पॉइंट ढूंढने की कोशिश किया कि थर्ड पॉइंट और क्या हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट में हमको कुछ चमका। क्या चमका? तो सुन लें आप अच्छे से, मेरी बात को ध्यान समझ लें कि अब देखें यहाँ पे ये करंट एलिमेंट है, ठीक है? ये करंट एलिमेंट है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सिस है इसका, ठीक है ना? इस पॉइंट पे मैं आपको डिफरेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड P1, P2, P3, P4 ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है? ये एंगल जो बना रहा है वो सपोज 10 एंगल बना रहा है, ये 20 डिग्री, ये बना लिया मान लो 60 डिग्री, और ये बना लिया 90 डिग्री, ठीक है? आप ये बताओ कि अगर ये करंट एलिमेंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इनमें से किस पॉइंट पे ज्यादा होगा? इनमें से किस पॉइंट पे ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, पता है कि नहीं पता है? अगर ये मैग्नेट है, सिंपल, आपको आगे पीछे नहीं लेना है, ये मैग्नेट है, ठीक? यहां पे मैं आयरन को रखा हूं, ये मैग्नेट है, मैग्नेट मीन्स परमानेंट मैग्नेट। अभी ये जो इंड्यूस कर रहा है दैट इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। वी आर टेकिंग परमानेंट मैग्नेट, ये ऑलरेडी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है सर? पूरा फंडा मैंने क्लियर करके रखा मैग्नेटिज्म में, जरूर जाना उसके वीडियोस को देखना, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, कुछ बातें डोमेन्स को लेके मैंने अपने एग्जेप्शंस को दिया, वो आपको एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी होगी। अगर ये एक मैग्नेट है, तो अगर ये मैग्नेट है तो इसका जो इफेक्ट होगा पर्टिकुलर इसके डायरेक्शंस में ही होगा। मतलब ये नॉर्थ साउथ पोल है, मतलब मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, चलो ये नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अब मैं यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ला रहा हूँ इस जगह पे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो किस जगह पे वो सब्सटेंस को ज़्यादा जल्दी खींचेगा, किस जगह पे वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है? सर हमने 10th में पढ़ा है, द कॉर्नर ऑफ द मैग्नेट, the corner of the bar magnet, the magnetic line of forces very closest together. क्या पढ़ा हमने? The corner of the bar magnet, the magnetic line of forces are very close together. That means the magnetic intensity are very high at the ends of the magnet. मतलब इस जगह पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। इस जगह पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो यहां पे रखूंगा तो कम लगेगा, यहां तो और कम, मतलब यहां तो कम लगा, यहां थोड़ा सा बड़ा, अब ज्यादा बढ़ गया। बात समझ में आ रही है ना? तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में अपना ये कर रहा है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन, तो यहाँ पे ज्यादा होगा। तो हमको समझ में आ गया कि जो पॉइंट 1 है, अगर क्लिक नहीं किया ना तो फिर से बताओ, क्लिक नहीं किया तो फिर से बताओ, हम फिर बताएंगे, ठीक है? इसके रीजंस को बताओ, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। पढ़ेंगे तो पूरा 100% पढ़ेंगे। ये अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से लाइंस क्या होते हैं? निकलती हैं इस तरीके से, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे जो है ना मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ज्यादा है। अगर एक पॉइंट 1,
2 और 3 लेता हूँ तो 3 जो पॉइंट होगा वो ज़्यादा इफेक्टेड पॉइंट होगा। ये वो पॉइंट होगा जहाँ लाइन सीधे सीधे आ रही है तो ज़्यादा इफेक्टेड होगा। और जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, वेरी हाई स्ट्रॉन्ग। 10th में पढ़े हैं यार, कोई नई चीज़ नहीं कह रहा हूँ। तो इस वायर का भी मुझे समझ में आ गया कि वायर जो होगा ना, यहाँ पे P1, P2, P3, P4 4 अगर पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ बनाएगा, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ बनाएगा, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ बनाएगा। तो सर जब स्ट्रॉन्ग बना रहा है तो एंगल के साथ वेरी कर रहा है, एंगल के साथ वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो सर क्या लूंगा, एंगल। मतलब यहाँ पे एंगल रेज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड रेज कर रहा है। पॉइंट बी नोटेड, एंगल रेज कर रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो कैसे करेंगे, एंगल बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो लेना पड़ेगा हमको। क्या कर रहा है, एंगल वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, पॉइंट बी नोटेड। अच्छे समझने की कोशिश करें, मैं चीजों को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा हूँ। क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा? यस सर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि वो जो फालतू का ज्यादा स्पेस ले रहा है। ठीक है, ये फालतू का ज्यादा स्पेस ले रहा है। तो ये होगा 0, 30, 45, 60 और ये होगा 90। ठीक, अगर मैं साइन की बात करूं, साइन में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1। कॉस की बात करूंगा ना तो 1, √3/2, ये रट डालें बच्चा, 1/2 और 0। ये यहां तक समझ में आया। यहां तक समझ में आने के बाद अब मुझे ये तो समझ में, अब एंगल को कभी अकेले देखे हो क्या, एंगल को अकेले कभी देखे हो क्या? मतलब सिंपल सी बात है, कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे किसी का नाम होता है वो इनकम्प्लीट होता विद सरनेम, विदाउट सरनेम। ठीक है ना, मतलब किसी का जो नेम है वो विदाउट सरनेम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। जैसे 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 कोई भी मोहित चौहान, यार मोहित तो समझ में आया, चौहान उसका सरनेम है तो वो डिफाइन करता है कि यस। तो ठीक उसी प्रकार जो एंगल होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है विदाउट साइन कॉस थीटा, विदाउट साइन कॉस और टेन के अलावा। ठीक है, जो 6 जो अपन क्या लेते हैं फंक्शंस यूज करते हैं उसके बिना तो वो इनकम्प्लीटेड है। तो हमको समझ में आ गया कि भैया कुछ तो यूज करना पड़ेगा। तो क्या यूज करें समझ में नहीं आ रहा था, क्या यूज करें समझ में नहीं आ रहा था। तो इस बीच हमको ये समझ में आ गया कि यार थीटा तो ले रहे हैं, थीटा के साथ हमको एक ऐसा फंक्शन लेना है जो एंगल के साथ साथ अपना वैल्यू को इंक्रीज करता है। तो हमने इन दोनों को गौर से देखा, 0 से 90 की ओर जा रहा हूं तो एंगल रेज कर रहा है, एंगल क्या कर रहा है, रेज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो मैंने देखा 0, 1/2, मतलब 0 से स्टार्ट हो गया, ये 1 की ओर गया, मतलब ये रेस कर रहा है तो ये भी तो रेस कर रहा है। लेकिन कॉस की बात करूं तो ये 1 था, आगे जाके 0 हो गया, मतलब एंगल के साथ वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो डिक्रीज हो रहा है। एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे बहुत काम आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, जो मैं अभी क्लेरिफाई कर रहा हूं कि एंगल के साथ वो चीज इंक्रीज हो रहा है और एंगल के साथ ये चीज डिक्रीज हो रहा है। तो कॉस का यूज उस जगह पे करते हैं जहां पे एंगल के साथ जो फैक्टर है वो डिक्रीज होना चाहिए, उस जगह पे कॉस। अगर मान लो यहाँ एंगल बढ़ रहा लेकिन एंगल के साथ साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता, एंगल के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता तो मैं डेफिनेटली कॉस यूज करता। लेकिन यहाँ एंगल के साथ साथ ना, एंगल देखो 10, 20, 30, 60 ऐसा बढ़ रहा है, तो एंगल के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है क्योंकि इफेक्टेड ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ कम इफेक्ट है, यहाँ और कम इफेक्ट है, यहाँ और कम इफेक्ट है। जब उसके एक्सिस में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। क्यों 0 होता आगे क्लासेस में बताऊंगा। क्लियर, क्लियर, 100% क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि डिपेंड ऑन द एंगल मेकिंग बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, मुझे उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लिक कर गया होगा। तो आप समझ में आ गया कि टेन थीटा के साथ भी वो क्या कर रहा, वेरी कर रहा, लेकिन थीटा को अपन क्या लेंगे, थीटा को क्या लेंगे, साइन के साथ यूज करेंगे। साइन क्यों यूज किया, कॉस क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि साइन तभी यूज करते हैं जब एंगल के साथ वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होना चालू कर देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। डायरेक्ट में साइन थीटा लिख लिया, आप समझ जाना। तो डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। क्या कोई और फैक्टर है? तो हमको दिखा कि यार एक फैक्टर तो और दिख रहा है, एक फैक्टर और क्या दिख रहा है, दैट इज डिस्टेंस। अभी मैं किसी लाइट के एकदम पास हूं तो इफेक्ट ज्यादा होगा, लाइट से दूर जाता चल जाऊंगा तो उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। पॉइंट बी नोटेड अगेन ना, अगर मैं किसी लाइट के एकदम पास हूं तो मुझे क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे लाइट से दूर जाता जाऊंगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मुझे कम होता चला जाएगा। तो ये भी समझ में आया कि डिपेंड ऑन द
डिपेंड ऑन द लाइट, डिपेंड ऑन द डिस्टेंसेस, मतलब डिस्टेंस रेज कर रहा है, इफेक्ट कम हो रहा है। सिंपल है यार, एक और तरीके से बता रहा हूँ, ये एक बार मैग्नेट है और ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो ये एक मैग्नेट है और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंसेस। मैग्नेटाइज्ड का मतलब जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक मैग्नेट था और एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस था। जब इसके पास, ये देखो इसके पास था तो जल्दी खींच रहा है, दूर ले गया थोड़ा इफेक्ट कम हो गया, और दूर ले गया और इफेक्ट कम हो गया, और दूर ले गया और इफेक्ट कम हो गया। तो इतनी सी बात क्लिक कर गया कि भैया अगर आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को अगर ये क्या करेगा, अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो डिस्टेंस अगर रेज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस रेज कर रहा है तो डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस रेज कर सकता है, तो इसलिए हमेशा इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में लेते हैं। तो याद रखना, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्सली proportional to the square of distance between current element and observation point. ठीक है, मतलब द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, ठीक है। ये चार फैक्टर्स मुझे मिले, ये चार ऐसे फैक्टर्स जो मिले, अब इनको देख के लगा कि यार इनके अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं जिस पे डिपेंड करता होगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, रटना मेरे सिस्टम में नहीं, समझना मेरे सिस्टम में। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ ताकि आप जब न्यूमेरिकल में कूदो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो क्लास जो चल रहा है ना, ये एकेडमिक नहीं है, ये एकेडमिक्स को टच करते हुए कॉम्पिटिशन का फील देगा आपको। कैसे देखते जाएं आगे आगे, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप बने रहें और देखते रहें। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लिक कर गया होगा। जब यहां तक क्लिक कर गया तो अब इसके अलावा कोई और फैक्टर मुझे दिख नहीं रहा था कि जिस पे डिपेंड कर रहा। मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने बहुत घूरा, तो और कोई फैक्टर्स में दिखा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अब इतने फैक्टर को लेकर मैं एक इक्वेशन प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है ना। तो उस इक्वेशन को अपन, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों इक्वेशंस को लेके लिखेंगे तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको नोट करना है। तो मैं थोड़ा फ्रेम से आउट हो जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लेना, देख लेना, नोट कर लेना। और मज़ा ना आए तो कहना कि सर मज़ा नहीं आ रहा यार, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को समझना जरूरी है, क्योंकि आप कंपटीशन देने वाले हैं और आपका मेन टारगेट जेईई और नीट है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब ये आपको क्लिक करेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से क्लिक किया होगा, यस करें। और मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए साइड हो जाता हूँ ताकि आपको फ्रेम फुल मिल सके। पॉज करने के लिए इतना टाइम सफिशिएंट है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, अब आप बात को समझेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। आप भी याद कर लेना, आइडियल साइन थीटा बाय क्या होता है, आर स्क्वायर। तो डीवी इज इक्वल टू डीवी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगेगा, दैट इज के साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, वेयर के is a proportional constant, its value depends on unit of measurement and medium
मतलब के एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसका वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आप क्या मीडियम यूज कर रहे हैं, ये उस बात पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लिक कर गया होगा। तो अब सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं एसआई यूनिट में जो के है इसका वैल्यू कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा। ठीक, बहुत बढ़िया, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा। क्या आपने मैग्नेटिज्म अच्छे से पढ़ा है? मैंने वहां पे ना क्लेरिफाई किया था परमिएबिलिटी याद है, चुंबकशीलता। ठीक है, परमिएबिलिटी की डेफिनेशंस को मैं डिफाइन करूंगा, बात को समझ लें कि होता क्या चीज़ है परमिएबिलिटी। मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और यहाँ पे एक मैग्नेट है साउथ पोल, ये इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो जो मीडियम है ना, ये मीडियम है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज वर्क विद द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। लाइक स्पाइडरमैन चाहता कि ऊपर जाऊं तो ये भेजा वहां चला गया, पट से कूद के चला जाता। सिमिलरली ये चाहता है इसको अट्रैक्ट करूं तो ये अपने कुछ लाइंस को उसके पास भेजेगा, क्योंकि ये लाइंस इसमें इमिट होता है, मतलब इससे लाइन क्या होता है, आउट होता है, एग्जिट होता है, और इसमें लाइंस क्या होते हैं, इन होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से मान लो कि इसको बहुत डीप में समझा सकता हूँ, लेकिन उतना डीप अभी रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि मैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे, अगर पढ़े नहीं है तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको क्या करते हैं अपन, इस तरीके से ये क्या करेगा, लाइन्स बनाएगा, इस तरीके से क्या करेगा, लाइंस बनाएगा। ठीक है, लेकिन जितने लाइंस बना रहा है, मान लो ये इसको बुलाने के लिए 1000 लाइंस को भेजा, लेकिन इस तक ना 900 लाइंस पहुंच गए, 900 लाइंस पहुंच गए। 100 लाइंस इधर उधर कहीं जाके लेफ्ट हो गया, खराब हो गया। ठीक है ना, 1000 भेजा था, 900 जाके वहां तक पहुंच गया। ठीक, डिपेंड किस पे करता है, मीडियम अलाउ करता है कि इतने लाइंस जाए। ठीक है, द परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, द परमिएबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिज्म इज डिफाइंडिंग द अलाउ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस टू फ्लो इट, द नंबर अलाउ टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फ्लो थ्रू इट। ठीक है, ये जो परमिएबिलिटी होता है वो परमिट करता है कि कितने लाइंस को पास होना चाहिए। बात समझ में आ गया, वो अलाउ करता है। तो मैक्सिमम अलाउ किसमें करता है, वो फ्री स्पेस और वैक्यूम में करता है। किसमें करता है, एयर और वैक्यूम में करता है। तो मान लो परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम, अगर मान लो कि ये ऐसा था, यहाँ पे हमने क्या लिया परमिएबिलिटी, किसके लिए था परमिएबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, ध्यान से रखना। म्यू नॉट का मीन क्या हो गया, ये एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वायु यानी बात। अब मान लो इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली क्या कर लेता हूँ, एक अनदर मीडियम लाइक वुड ला के रख देता हूँ। वुड तो जानते हैं ना, लकड़ी का टुकड़ा ला के रख देता हूँ। निकल 1000 रहे थे, पहुंचे 300, बाकी क्यों नहीं आया, क्योंकि मीडियम उसको अलाउ नहीं किया। दैट इज ऑल्सो नोन एज परमिएबिलिटी। जो परमिट देता है, जो अलाउ करता है कि लाइन्स मूव करें, दैट इज कॉल्ड बाय परमिएबिलिटी। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो परमिट कर दे, दैट इज कॉल्ड बाय परमिएबिलिटी। द मीडियम आर कैपेबल टू अलाउ हाउ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड बाय परमिएबिलिटी। इतना सिंपल डेफिनेशन ढूंढते रह जाएंगे आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको बड़े अच्छे से क्लिक कर गई होगी। तो यस करने का, रुकने का नाम जिंदगी नहीं, भागने का नाम जिंदगी है। ठीक है, तो जितने को ये अलाउ कर देगा उसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होता है, वो फ्री स्पेस में, क्योंकि उसके अंदर कोई मीडियम हम दे नहीं रहे, वो इजिली क्या करेगा, मूव कर जाएगा। अगर इसके जगह पे कोई और मीडियम ला के रख देंगे तो और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम किस में होता है, एयर और वैक्यूम में। तो हम एयर और वैक्यूम को लेके चलते हैं। तो हमने एयर और वैक्यूम को लेके चला कि भैया परमिएबिलिटी ना मेरे लिए फायदे का सौदा है। परमिएबिलिटी मेरा तो अच्छा काम कर रहा है, मेरे लिए तो कोरियर का काम कर रहा है। मैंने यहाँ से डिस्पैच किया 1000 लाइन्स, 900 यहाँ तक पहुँचा दिया। कौन, वो मीडियम। कौन सा मीडियम ज़्यादा पहुँचा दिया, एयर और वैक्यूम। ठीक है ना, एयर और वैक्यूम पहुँचा दिया। लेकिन फिर भी मैं दुखी हो गया, थोड़ा सा दुखी हो गया। पूछो क्यों दुखी हो गया, अरे पूछो, बैठे बैठे पूछ लो क्यों दुखी हो गया। दुखी इसलिए हो गया क्योंकि 1000 बन रहा था यार, लेकिन पहुंचा कितना, 900। 100 कहाँ चला गया। तो याद रखना, सराउंडिंग जब वो ऐसे निकल रहा होगा तो 1000 एक लाइन में थोड़ी निकलेगा, वो ऐसे स्प्लिट हो रहा होगा हर मीडियम में, है ना। तो हर मीडियम में जैसे ये मैग्नेटिक लाइन्स निकला तो ये ऐसे करके इस मीडियम में, ये ऐसे, ये हर मीडियम में निकल रहा है। तो 900 तो पहुंच गया, लेकिन 100 क्या होगा, मीडियम ऑब्जर्व कर लिया।
मीडियम ऑब्जर्व कर लिया यार, मीडियम ऑब्जर्व कर लेता उसको क्या बोलते हैं, हमने कभी 11th में पढ़ा है क्या? दैट इज कॉल्ड बाय क्यूब एंगल, दैट इज कॉल्ड बाय क्यूब एंगल। याद है घन कोण, घन कोण याद करें, द एंगल मेकिंग द एंगल मेकिंग ना एरिया। अगर कोई एरिया अगर एंगल बनाता, देखो अगर ये ऐसा करके जा रहा है ना, ये अगर पूरा स्प्लिटिंग अगर एरिया बनाता है, बहुत अच्छे से मैंने गॉसेस थ्योरम में बताया हुआ है, देखिएगा जरूर, आगे मिलेगा आपको, ठीक। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि मीडियम बहुत सारी चीज़ को मतलब 100 लाइंस को अलाउ कर दे रहा है, तो ये मेरे लिए एक डिसअपॉइंट है, क्योंकि ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो सपोर्ट नहीं करता वो डिनोमिनेटर में आता है, और जो सपोर्ट करता है वो नॉमिनेटर में आता है। ये मेरा दोस्त था जो 900 को पहुंचा दिया। ये 4 पाई जो क्यों 4 पाई क्यों लिखें, 2 पाई क्यों लिखें? अगर आपने 11th का बेसिक बड़े अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने 11th की बेसिक कंप्लीट की होगी तो आपको पता होगा कि जो 4 पाई होता है वो एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है। जो 4 पाई होता है वो क्यूब एंगल को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता? क्यूब एंगल को, सॉलिड एंगल को। याद है सॉलिड एंगल, हमने पढ़ा है सॉलिड एंगल 11th में, आपने भी पढ़ा होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब मीडियम 3D एंगल। यार 3D एंगल याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो बिल्कुल आप मुझे बताना, मैं आपको जरूर इस चीज़ को क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। अभी प्रेजेंटली आप देखते जाएं, अच्छे से समझते जाएं। तो ये जो 4 पाई है वो सॉलिड एंगल को डिफाइन करता है, क्योंकि सभी मीडियम में जा रहा है। तो के का वैल्यू हम लोगों ने इतना निकाल लिया, और प्रैक्टिकली जब मैंने सॉल्व किया ना तो म्यू नॉट का वैल्यू एक हमको मिल गया एयर और वैक्यूम के लिए 4 पाई × 10⁻⁷, ये हमेशा याद रखना, और इसका यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर अच्छे समझ में आ गया तो फटाफट चलने का, रुकने का नहीं है, फटाफट चलने का, ठीक है। फटाफट चलने का, रुकने का नहीं है। तो के का वैल्यू कंफर्म्ड हो गया। अब के का वैल्यू, अच्छा इसका यूनिट भी लिखना चाहते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो dB इज इक्वल टू, वी गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए निकला। तो याद रखना ये स्मॉलेस्ट क्यों निकला है, क्योंकि बायोसेवर्ट ने बोला भाई मैं पूरे का नहीं निकालूंगा, लेकिन करंट एलिमेंट का वैल्यू निकाल दूंगा, और उन्होंने करंट एलिमेंट के वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो देखते रहें और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको दूंगा, और बेहतरीन अभी तो इसके एप्लीकेशंस, इतने अच्छे एप्लीकेशंस हैं जो आपका दिल खुश कर देगा और फेफड़े भी खुश कर देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात आता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 तरीके से होता है, याद रखना, आपको भी बता देना है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मैं जो बोलता हूँ, एक होता है टेस्ला, एक क्या होता है टेस्ला, और एक क्या होता है वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू होता है BA, फाई का होता है वेबर, ए का होता है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेस्ला, मैं इसको बोलता हूं ये परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज करते हैं टेस्ला। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, आपके बुक में इसको भी टेस्ला लेता है नो डाउट, लेकिन आप ले सकते हैं, लेकिन एज अ पॉइंट अगर देखा जाए तो वो सही नहीं है। टेस्ला हम किसके लिए यूज करते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट होता है, जो परमानेंट जो मैग्नेट होता है उसके लिए हम टेस्ला यूज करते हैं मैग्नेट, ठीक है। और जो इंड्यूस्ड मैग्नेट होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेट, जो इंड्यूस्ड मैग्नेट होगा उसके लिए हम वेबर पर मीटर स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक। तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं टेस्ला बहुत कम यूज करने वाला हूं, क्योंकि टेस्ला हम परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज करते हैं, जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जैसा बिहेव करे, करंट फ्लो हो तब, करंट फ्लो ना हो तब भी। मतलब यार आप जो घर में बचपन में पढ़े होंगे ना, कार वगैरह में छोटा मोटर को निकाले खेल लिए, वो होता परमानेंट मैग्नेट। तो इट इज ऑल्सो, इसका क्या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैं इसी को लेके चलूंगा, आप समझ लेना कि 2 तरीके का होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के 2 यूनिट्स होते हैं, एक होता है टेस्ला, दूसरा होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको नोट कर लेने का, चीज़ों को आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया। इसके एप्लीकेशंस भी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें बताऊँ, क्योंकि मैंने कहा था ये एकेडमिक को तो टच करेगा लेकिन कॉम्पिटिशन्स को फील लाएगा। मैंने क्या कहा था, ये जो क्लास है आपके एकेडमिक को तो टच करेगा लेकिन कॉम्पिटिशन का फुल फील लाएगा। फुल फील लाने के लिए आप इसको फटाफट देख लें। मैं थोड़ा सा 2-3 सेकेंड के लिए फ्रेम से आउट होता हूँ, ताकि आपको पॉज करने का मौका मिल जाए और उसको अच्छे से आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, आगे क्लासेस को कैरी ऑन करते हैं।
ठीक, तो मैं ये हूँ गया साइड, और आप अच्छे से देख लें। अब इसके वेक्टर फॉर्म को हम डिसाइड करेंगे। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके वेक्टर फॉर्म को। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मैंने इसको इरेज कर दिया। मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखिए इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ द वायो-सेवर्ट्स लॉ। कौन सा फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म सदिश रूप क्या निकलता है। यार वेक्टर किसको बोलते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा सर मजाक कर रहे हो क्या, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं वेक्टर। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैं वेक्टर v बोलूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला dv, और डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर। आपको तो पता है कि नहीं पता यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब एक, वन, यूनिट का मतलब होता है वन, ऐसा वैल्यूज जो मैग्नीट्यूड को डिफ्लेक्ट नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड बाय यूनिट वेक्टर। मतलब अगर यहाँ पे आर कैप है और यहाँ पे dv है, dv का मतलब वो मैग्नीट्यूड था, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर डिफाइन किसको करता है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, डायरेक्शन को। और ये डिफाइन किसको करता है, ये मैग्नीट्यूड को किसको बताता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास है दैट इज कॉल्ड बाय वेक्टर। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरे 11th के कोर्सेज को भी देखें। 11th में भी मैंने बहुत अच्छे से वेक्टर को क्लेरिफाई किया, और उसमें भी आपको मजा आएगा। मैं डैम श्योर हूँ कि उसमें भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक भी इंजॉय किए होंगे। ये क्लास 12th को टच करेगा लेकिन कंपटीशन को फील कराएगा। देखते रहें आगे कैसे। तो वी नो दैट सम फैक्टर्स dB क्या था, μ0/4π। यार हमने उसका सीजीएस फॉर्म नहीं निकाला, निकाल लेते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं। चलो सीजीएस में निकालना है तो आप निकाल लें एक बार, उसके बाद इसको नोट करना। इन द सीजीएस फॉर्म अगर बात करते हैं सीजीएस की वैल्यू, जैसे कि अगर dB का वैल्यू उसमें ला के रखे थे, dB का μ0 का एक वैल्यू था 4π × 10⁻⁷, 4π × 10⁻⁷, और नीचे क्या हो जाता है फिर 4π IDL sin θ/r², ये था, तो ये कट गया था। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा था, इसको नोट करने से पहले उसको फिर से नोट कर लेना, इसको ये थोड़ा मिस हो गया था। 10⁻⁷ IDL sin θ/ क्या हो गया, r²। ठीक है, ये देखो SI यूनिट में इसका वैल्यू निकला वेबर/मीटर², इसका वैल्यू निकला 10⁻⁷, लेकिन सीजीएस जो होता है वो स्मॉलर यूनिट कंपेयर टू द SI यूनिट, है ना। सीजीएस कौन सा यूनिट होता है यार, मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है, सर काफ़ी डिफरेंस है सर। किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, सर काफ़ी डिफरेंस है सर। तो याद रखना जो सीजीएस है वो कंपेयर टू SI यूनिट, कंपेयर टू MKS यूनिट बहुत स्मॉलर होता है। तो 10⁻⁷ इसमें आया, जब सीजीएस में जाएगा तो और वैल्यू इसका कम हो जाता है, इसलिए उसको अपन नेग्लिजिबल ले लेते हैं 1 के बराबर। मतलब जो K कांस्टेंट है इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं, किसमें, सीजीएस में। ध्यान रखना क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है तो अनकाउंटेबल हो जाता है, इसलिए उसको हम क्या कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो dV इज इक्वल टू वी फाइनली गेट, तो क्या हो जाएगा 1 IDL sin θ/ क्या होगा, r²। ठीक है, अगर टेस्ला होता तो मैं गॉस लिखता, टेस्ला होता तो गॉस लिखता, बिकॉज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन SI फॉर्म टेस्ला एंड सीजीएस फॉर्म गॉसेस। ठीक, चलो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। इसी का जो सेकंड वर्जन है, dV इज इक्वल टू 1 IDL sin θ/ होगा r², I sin θ/r²। IDL sin θ/r², 1 गॉसेस था तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैक्सवेल। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन SI फॉर्म वेबर एंड सीजीएस फॉर्म मैक्सवेल। मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर², मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर²। इन चीज़ों को आप बड़े अच्छे से समझ लेना, बड़े अच्छे से देख लेना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको बड़ा मजा आया होगा, फटाफट इसको देख लें, फिर इसके बाद हम वेक्टर फॉर्म को पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा वेक्टर फॉर्म। तो आप यहाँ तक फटाफट देख लें, आपको बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, जितनी चीज़ों को मैं बताऊं ना, आप प्रैक्टिकली उसको सोचें, थोड़ा सा देखें कि यार ऐसा करंट फ्लो हो रहा तो इस तरीके से, क्योंकि तभी आपका क्वेश्चंस बनेगा, नन अदर देन आपका क्वेश्चंस
नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ क्लिक करेगा होगा तो यस करने का, यस करेंगे तभी बढ़ेंगे, नहीं कि यस करेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, तो फटाफट देख लें क्वेश्चंस को, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म और सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर एप्लीकेशन से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बड़ा मजा आया होगा। तो यस कर दें। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करना, मुझे फीडबैक जरूर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू वंस अगेन।